नमस्कार दोस्तों, अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी दी जाती है। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस प्रयागराज। I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो देश के टॉप एजुकेटर्स से परिचित होने का एक सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। जैसे सुदर्शन गुर्जर, मनोरल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक, इनसे आप जुड़ सकेंगे और इनकी योग्यता, इनके अनुभव का आप लाभ लेकर अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट को आप अचीव कर सकेंगे। अनअकैडमी 15,500 से अधिक कोर्सेस उपलब्ध कराता है और इन कोर्सेस का बेनिफिट, की फैसिलिटी आपको तभी मिल पाएगी जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे, अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। इनमें जो तमाम कोर्सेज दिए गए हैं, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग कोर्सेज की ये तमाम बड़ी सुविधाएं आपको मिल पाएंगी जब आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप अन अकेडमी प्लस से जुड़ते हैं तो इसके तहत जो सुविधाएं आपको मिलेंगी, उसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज की सुविधा आपको मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की सुविधा आपको मिलेगी, शेड्यूल स्ट्रक्चर्स का एक सुविधा आपको मिलेगी। इसका जो फी स्ट्रक्चर्स डिसाइड किया गया है वो 1 मंथ का 9,000 रुपीज है, 3 मंथ्स का 22,500 रुपीज है, 6 मंथ का 40,500 रुपीज है, 12 मंथ मतलब 1 ईयर का 49,500 रुपीज है, 2 इयर्स का 72,000 रुपीज है, 3 इयर्स का 90,000 रुपीज है। लेकिन यदि आप हमारे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इस फी स्ट्रक्चर में, इस फी में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% की छूट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो उसकी जो फीस 49,500 रुपीज है, वो फीस आपकी हो जाएगी 44,550 रुपीज। तो एक फी में एक बड़ी छूट, फीस में एक बड़ी छूट आपको मिल सकेगी। लेकिन यदि आप अनअकैडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इसमें सुविधाएं और बढ़ जाती हैं। जैसे इसके तहत आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच मतलब पर्सनल मेंटर आपको मिलेंगे जो आपको पर्सनल रूप से गाइड करेंगे, और डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस की सुविधा आपको मिलेगी, स्टडी प्लानर की सुविधा आपको मिलेगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा आपको मिलेगी। और इसका जो फी स्ट्रक्चर अनअकैडमी के द्वारा डिसाइड किया गया है, उसमें 12 मंथ की फीस इसकी है 69,500,
2 ईयर की मतलब 24 मंथ्स की जो फीस है वो 1,07,000 रुपीज डिसाइड है, और 3 इयर्स की जो फीस है 1,41,000 रुपीज डिसाइड की गई है। लेकिन इसमें भी आपको बड़ी सुविधा मिल सकेगी यदि आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एक बड़ा छूट आपको 10% की छूट मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप 24 मंथ्स का कोर्स लेते हैं, तो जिसकी फीस 1,07,000 रुपीज है, वो 96,300 रुपीज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो आप जानते हैं कि सिविल सेवा में मेंस में एक ऑप्शनल विषय लिया जाता है, तो उन ऑप्शनल विषय में से अगर कोई विषय का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके लिए 1 मंथ की फीस जो है वो 5,000 रुपीज है। 6 मंथ की फीस जो है 22,500 रुपीज है। 12 मंथ मतलब 1 ईयर की फीस जो है 27,500 रुपीज है। 2 इयर्स की फीस जो है 40,000 है, और 3 इयर्स की फीस जो है वो 50,000 रुपीज डिसाइड है। अगर आप हमारे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस फी में आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं, इसकी फीस 27,500 रुपीज है, तो ये फीस घटकर आपकी हो जाएगी 24,550 रुपीज। तो इस प्रकार अनअकैडमी के द्वारा ये एक बड़ी सुविधाएं आपको दी गई हैं फीस स्ट्रक्चर में। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, वो फी को लेके बहुत फ्लेक्सिबल है, एजुकेटर को लेके फ्लेक्सिबल है, और टाइम को लेके फ्लेक्सिबल है। आप इससे जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी की सुविधाओं का लाभ उठाएं। कल मैंने 1861 के एक्ट पर डिस्कस किया था, और 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे भारत में ब्रिटिश शासन को चलाने के लिए, उस पर हमने एक चर्चा की थी कल। आज हम भारत शासन अधिनियम 1892 के एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित होने की जो घटनाएं थी, पहले एक नजर हम उस पर डाल लेते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीयता ने उभरना आरंभ कर दिया था। मतलब एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय भावना लोगों में मतलब जन्म लेना आरंभ कर दी थी। कहने का मतलब है कि देश में एक राजनैतिक चेतना का विकास, एक राजनैतिक माहौल सा बनने लगा था। 1985 में कांग्रेस के गठन के बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकार ने भारतीयों की उपस्थिति की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। करीब 1985 में जो एक मतलब बड़ा संगठन अस्तित्व में है, एक बड़ा राजनीतिक संगठन अस्तित्व में है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, ये ह्यूम के द्वारा। उस समय जो मतलब एक राजनीतिक चेतना उभर कर आ रही थी, उसको गाइड करने के लिए, उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1878 में पारित हुए अधिनियम भारतीय समाचार पत्र अधिनियम तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम ने जनता की भावनाओं को उत्तेजित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने ये 2 कानून पारित किए थे, और इन कानूनों के विरोध में जनता में इसके विरुद्ध एक उत्तेजना आई थी, एक आक्रोश की भावना आई थी। भारतीय सरकार तथा अंग्रेजी सरकार के बीच सूती कपड़े पर 5% आयात कर हटाने के लिए हुए विवाद से लोगों की आंखें खुल गईं। इससे अंग्रेजों के न्यायपूर्ण तथा समानता के व्यवहार के खोखलेपन का स्पष्ट प्रमाण मिल गया। इस वजह से भी इस कानून का ड्राफ्ट बनाने का प्रावधान किया गया। इल्बर्ट बिल का विवाद था, और ये इस कानून के बनने के पीछे इल्बर्ट बिल भी एक मतलब इल्बर्ट बिल का विवाद भी था, वो भी एक कारण था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी इसका एक प्रमुख कारण था।
भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग भी एक कह लीजिए कि इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। सिफारिशें क्या की गई थी इस एक्ट के द्वारा? विधान परिषदों का विस्तार करना तथा उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाना। कहने का मतलब है कि 1892 के एक्ट के तहत केंद्र और प्रांतों में जो विधान परिषदें थी, उन विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को की संख्या को बढ़ाए जाने का प्रावधान किया। हालांकि अभी भी ये प्रावधान बनाए रखा गया कि इन विधान परिषदों में केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी, इनमें बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहेगा। और कल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने स्पष्ट किया था कि यहाँ सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य क्या तात्पर्य है। सरकारी सदस्य का मतलब है वे मेंबर जो ब्रिटिश नागरिक थे, और गैर सरकारी सदस्य का मतलब है वो मेंबर जो भारतीय थे और परिषद में शामिल किए गए थे। तो 1892 के एक्ट के द्वारा ये एक प्रावधान किया गया कि परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति ने ब्रिटिश सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक ये बड़ा प्रभाव डाला था कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश हुकूमत को आगे बढ़ाए रखना है तो भारतीयों का सहयोग लेना भी पड़ेगा और उनके साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। और इसी सहयोग की नीति के तहत उन्होंने 1861 का कानून, 1892 और 1909 का एक्ट पारित किया था। उसी में एक एक्ट है, एक कानून है जिसे हम भारत परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाने जाते हैं। उसी सहयोग की नीति के तहत दोनों स्तरों पर, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया। लेकिन ये इतना प्रावधान था, ये व्यवस्था वही थी कि इसमें जो बहुमत होगा वो सरकारी सदस्यों का ही होगा। तो एक मतलब महत्वपूर्ण प्रावधान जो भारतीयों के पक्ष में, एक महत्वपूर्ण सहयोग जो भारतीयों के पक्ष में था कि उनकी संख्या भी वो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया। क्योंकि इन्हीं परिषदों के द्वारा केंद्र के बारे में, प्रांतों के बारे में कानून बनाया जाना था, उन्हीं कानूनों के द्वारा शासन होना था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कानून बनाने और शासन करने में भारतीयों की भागीदारी को भी महत्व दिया गया, उसे भी बढ़ाया गया भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इस कानून के तहत कार्यकारिणी के सदस्यों को, मतलब वायसराय की जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्हें, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, उन्हें उनके कार्यों का दायरा बढ़ाया गया और उनको कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ये एक बड़ी बड़ी कह लीजिए सहूलियत थी। इसमें कहने का मतलब है कि जो कानून, जो व्यवस्था, जो प्रशासनिक एक व्यवस्था स्थापित की गई थी, उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता था और वो ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो उत्तरदायी थे। और प्रश्न पूछने में भारतीय भी शामिल थे, क्योंकि आप जानते हैं इन विधान परिषदों में भारतीयों को भी शामिल किया गया था, भारतीय भी शामिल थे। तो भारतीयों को भी इस तरह की सुविधा इस कानून के द्वारा प्रदान की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। बंबई और मद्रास में संख्या 20 एवं उत्तर प्रदेश में 15 कर दी गई। कहने का मतलब है कि प्रांतों में भी ये संख्या बढ़ाई गई, लेकिन अलग अलग प्रांतों में ये संख्या अलग अलग थी। जिस तरह से जनसंख्या विभाग के आधार पर वो प्रांत थे, उसी आधार पर उनमें संख्या बढ़ाई गई थी। इस कानून के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था।
इसमें 2/5 सदस्य या यूं कह लें कि 40% सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य कर दिया गया था। इस कानून के अनुसार वायसराय को केंद्र में, गवर्नर को प्रांतीय विधान परिषदों में मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया था, उसकी शक्तियों में विस्तार का प्रावधान किया गया था। प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्त करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया था। हालांकि चुनाव शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन उस प्रक्रिया को अपनाया गया था, इसीलिए सीमित और परोक्ष चुनाव के रूप में जाना जाता है। इस पर जैसे सवाल पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पहले का वो कौन सा अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया और जिसके माध्यम से पहली बार चुनाव या निर्वाचन व्यवस्था को आरंभ करने का प्रावधान किया गया। तो भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के आलोचना में आप कह सकते हैं, जब इसकी समीक्षा आप करते हैं, इसकी समीक्षा आप लिखेंगे, तो समीक्षा में आप कहेंगे कि पहली बात तो जो निर्वाचन का प्रावधान किया गया वो निर्वाचन पद्धति पूरी तरह से अस्पष्ट थी, परोक्ष थी, अप्रत्यक्ष थी। दूसरी बात, व्यवस्थापिकाओं के सीमित कार्य क्षेत्र थे, जो विधायिकाएं थी, जो विधान परिषदें थी, उनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित था और गैर सरकारी सदस्यों की का भी सीमित संगठन था, उनकी भी संख्या बहुत सीमित थी। निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि भले ही भारतीय अधिनियम अपूर्ण एवं असंतोषजनक था, परंतु सुधार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम की संख्या दी जाती थी। दोष के बावजूद इस अधिनियम के माध्यम से कई बातों की एक नई परंपरा स्थापित की गई थी। ये कह लीजिए कि महत्व था इस अधिनियम का। जैसे कौन कौन सी परंपरा स्थापित की गई? निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में स्वीकार कर लिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। भले ही भारतीय सदस्यों का परिषदों में बहुमत नहीं था, किंतु वो सरकार की नीति की आलोचना का राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को सरकार के समक्ष पेश करने से बाज नहीं आते थे। तो ये तो सुविधाएं थी ही। इसी प्रकार भारतीय सदस्यों का प्रयास परिषद में भले ही असफल रहा हो, किंतु भावी पीढ़ी के लिए आने वाली जनरेशन के लिए उनका विचार प्रेरणा स्रोत बन गया और जनहित को प्राथमिकता देने की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। परंतु आगे चलकर मार्ले मिंटो सुधार के लिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के लिए 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम ने मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो ये प्रमुख प्रावधान थे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, जिनमें आप देखा कि इस अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों की समीक्षा कीजिए, तो आप इसलिए बताएंगे कि इस एक्ट के द्वारा, इस प्रावधान के द्वारा क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों में क्या क्या दोषपूर्ण थे, दोषपूर्ण होने के बजाय उनमें किस प्रकार की अच्छाइयां नहीं थी भारतीयों के संदर्भ में। तो ये उसकी पूरी समीक्षा हो जाएगी और इसी के संदर्भ में आप जो है अपना उत्तर लिखेंगे, अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगला जो अधिनियम है, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है।
ये भी उसी क्रम में, उसी श्रृंखला का अधिनियम है जिसे ब्रिटिश सरकार ने सहयोग की नीति से पारित किया था। यह संवैधानिक विकास का अगला कदम था। यह पूर्ववर्ती भारतीयों के सहयोग की नीति के क्रियान्वयन की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम था। इसके जन्मदाता भारत राज सचिव मार्ले तथा गवर्नर जनरल जिन्हें वायसराय कहा जाता था, मिंटो थे। इन्हीं के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस कानून का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, इस कानून का प्रारूप जो तैयार किया गया था, वो तत्कालीन भारत राज सचिव मार्ले जो ब्रिटेन में थे और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो जो भारत में थे, इन्हीं दोनों के संयुक्त प्रयासों से इस प्रावधान का, इस कानून का, इस अधिनियम का एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप तैयार हुआ था। और इसी कारण इस कानून को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सन 1892 के सुधार से जो असंतोष था, जैसे परिषद के कार्यों एवं अधिकारों पर अनेक प्रकार के जो प्रतिबंध थे, उससे 1892 के अधिनियम का एक असंतोष आया था। जो इस असंतोष को दूर करने के लिए इस कानून को बनाया जाना जरूरी हो गया था। राष्ट्रीय आपदाओं का प्रभाव, आप जानते हैं 1896 और 1897 के अकाल के बावजूद सरकार द्वारा जनता के लिए मुंबई में अनावृष्टि से उठाया गया कदम तुच्छ थे, जिससे भारतीयों में अंग्रेजी शासन के लिए एक असंतोष फैला था। कर्जन की प्रतिक्रियावादी जो नीति थी, जिसने कलकत्ता नगर निगम का पूर्ण रूपेण सरकारी प्रभाव के अधीन बना दिया और उसमें 1899 में 1/3 सदस्य कम करके यूरोपियों को बहुमत दे दिया गया। 1904 का राजकीय सदस्य अधिनियम लागू किया गया। बंगाल विभाजन की घटना, जिसने बंगाल की उभरती हुई राष्ट्रीयता पर एक प्रहार कर दिया। तो ये कई ऐसे मामले थे जो भारत शासन अधिनियम 1909 को पारित करने के लिए विवश किए थे। इसी प्रकार विदेशों में भारतीयों का अपमान, समुद्र पार भारतीयों के साथ विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में बहुत अपमान पूर्वक व्यवहार किया जा रहा था। ये एक प्रमुख कारण था इस कानून को पारित किए जाने के पीछे। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, 1896 में अबिसिनिया ने इटली को हराया था, ये भी एक कारण था। 1905 में जापान ने रूस को हराया था, उसने यूरोपियनों की सर्वोच्चता के रहस्य का भंडाफोड़ किया था एवं एशिया वासियों के हृदय में नव स्फूर्ति व नव प्रेरणा जागृत की। प्रेस द्वारा प्रचार, केसरी, केसरी, काल, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, युगांतर आदि पत्रिकाओं ब्रिटिश साम्राज्य के कुशासन का पर्दाफाश किया था और भारतीयों में नव जागरण व राष्ट्रीयता का संदेश प्रसारित किया था। उग्रवाद तथा आतंकवाद का विकास, उग्रवादियों की भिक्षा नीति से मतलब ये कि इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती थी, राष्ट्रीयता की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। आतंकवादी संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। कांग्रेस की मांग, भारत का शासन भारतीयों के हित में हो, ये कांग्रेस की मांग थी। इन सब घटनाओं के सम्मिलित रूप ने भारत परिषद अधिनियम 1909 को पारित किया। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको 1909 में पारित किया गया और तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। अगर हम इस अधिनियम के मुख्य उपबंधों के बारे में चर्चा करें, इसमें क्या क्या प्रमुख कानूनी प्रावधान किए गए थे, तो विधान परिषदों के आकार में बढ़ोतरी की गई थी। पहला प्रावधान जो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, वो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर दी गई थी, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों। और आकार में वृद्धि का मतलब है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में उनकी सदस्य संख्या को बढ़ाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर सदस्य संख्या बढ़ रही है तो भारतीय भी उस अनुपात में बढ़ेंगे, भारतीय भी इन परिषदों में, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो इस विस्तार रूपी प्रकृति के, इस विस्तार रूपी व्यवस्था के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो अभी 16 निहित थी, 16 निहित थी, उसे बढ़ाकर 60 कर दी गई।
60 कर दी गई। अब इसमें से आधे से अधिक सदस्य गैर सरकारी होते थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 निर्वाचित तथा 5 नॉमिनेट होते थे, मनोनीत होते थे। विभिन्न प्रांतीय विधान परिषदों की अधिकतम निर्धारित संख्या इस प्रकार थी: बंबई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा के लिए यह संख्या 50 नियत थी, जबकि छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 नियत की गई थी। पंजाब के लिए 20 थी, बर्मा के लिए 30 थी, असम के लिए 30 थी। इसके पदेन सदस्य इसके अतिरिक्त थे, जो पदेन सदस्य थे, जो एक्स ऑफिशियो हुआ करते थे, वो इसके अतिरिक्त थे। तो ये एक स्ट्रक्चर, एक आकार तय किया गया, उनके उनके आकार में जो बढ़ोतरी करके उनके आकार को जो एक स्वरूप दिया गया, वो ये प्रमुख उपबंध था भारत परिषद अधिनियम 1909 का। सर्वोच्च व्यवस्थापिका परिषद में, मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उस परिषद में अभी भी ये प्रावधान था कि सरकारी सदस्य ही बहुमत में रहेंगे। इस प्रकार व्यवस्थापिका में मतलब जो सदस्यों का बहुमत रहेगा, जो दो तरह के सदस्य होते हैं, सरकारी गैर सरकारी, तो ये प्रावधान किया गया। सदस्य संख्या तो बढ़ाएगी केंद्र और प्रांत दोनों में, और इस सदस्य संख्या में जो बढ़ोतरी हुई उसमें भारतीय भी शामिल हुए और गैर सरकारी सदस्य भी शामिल हुए, उनकी संख्या भी बढ़ी। लेकिन जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उस विधान परिषद में अभी भी प्रांतीय परिषदों में तो गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत दे दी गई, अनुमति दे दी गई, लेकिन अभी भी केंद्रीय विधान परिषद में वो सरकारी सदस्यों की बहुमत को ही बनाए रखा गया इस कानून के द्वारा। पदेन सदस्य, जैसे केंद्र में वायसराय और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य, प्रांतों में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। मनोनीत सरकारी अधिकारी होते थे, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य से, और निर्वाचित सदस्य होते थे। अब विधानमंडल में 69 सदस्य थे, जिसमें से 37 शासकीय और 32 अशासकीय वर्ग थे। मतलब 69 सदस्य कहां पर? केंद्रीय विधान परिषद में। और इस 69 सदस्य में जो सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें ऑफिशियल मेंबर कहा गया, वो 37 थे, और जिन्हें अनऑफिशियल, जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा गया, जिसमें भारतीय शामिल होते थे, वो 60, उनकी संख्या 62 थी। ये कुछ प्रावधान, ये प्रमुख प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा एक और बड़ा प्रावधान जो किया गया था, वो ये था कि पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें मुस्लिमों के लिए ये प्रावधान किया गया था कि मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का प्रावधान, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1909 की देन है। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को वैधानिकता प्रदान की गई इस कानून के द्वारा। क्योंकि इस कानून को बनाने में बड़ी भूमिका थी लॉर्ड मिंटो की, वही उस समय वायसराय था, इसीलिए लॉर्ड वायसराय को, क्या नाम है, वायसराय मतलब लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये प्रमुख प्रावधान थे। उस प्रावधान से संबंधित प्रमुख घटनाएं थी भारत शासन अधिनियम 1909 की। अगला जो प्रमुख कानून था, जो क्रमिक रूप से मतलब भारत में एक सुधार के कार्यक्रम, मतलब लगातार ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन कानूनों के माध्यम से किए जाते रहे हैं, और उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में जो अगला कानून था, उसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। असल में 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य भारत में प्रमुख रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इसका यह मतलब था कि ब्रिटिश सरकार भारत में भारत के प्रशासन के सभी विभागों में भारतीयों की संख्या को क्रमिक रूप से, भारतीयों की भागीदारी को क्रमिक रूप से बढ़ाए जाने का प्रयास करेगा।
और इसके साथ साथ स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास भी क्रमिक रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता रहेगा, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति के बाद भारत का प्रशासन को अपने तौर तरीके से चलाने के लिए सक्षम बन सके, मतलब योग्य बन सके, योग्यता में आ सके। अब इसी के तहत इस कानून को पारित किया गया था। पारित होने की जो प्रमुख घटनाएं थी, जिन घटनाओं से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को पारित किया था, उसमें हम देखते हैं, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका था। दूसरा जो कारण था, सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष। अगला जो कारण था, 1916 में कांग्रेस मुस्लिम का जो समझौता हुआ था। 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए अक्षम बताया जाता था। होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जो जागृति आई थी, जो जन चेतना आई थी, जो राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि हुई थी, और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा से इस कानून को पारित किया गया था। तत्कालीन भारत राज सचिव मॉन्टेग्यू, जानते हैं कि इस कानून को एक और नाम से माना जाता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से। मॉन्टेग्यू उस समय भारत राज सचिव हुआ करते थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत में वायसराय हुआ करते थे, और इन्हीं दोनों के सहयोग से इस कानून को अस्तित्व में लाया गया। इसीलिए इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 20 अगस्त, जैसा कि हमने चर्चा किया कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन, मतलब स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। तत्पश्चात मॉन्टेग्यू भारत आए और वायसराय चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। तदुपरांत जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इससे उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित किया गया, और इस कानून में, इस अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे वे निम्नलिखित थे। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर प्रशासन में कोई विसंगति पैदा होती है, कोई असंगति पैदा होती है, या उसमें कोई दोष दिखाई देता है, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। तो इस बात को सुनिश्चित किया गया कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, अगर ब्रिटिश सरकार के शासन के दौरान शासन व्यवस्था में कोई असंगति और विसंगति पैदा होती है, तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी होगी। 1793 से भारत राज सचिव कर खर्च भारत के राजस्व से दिया जाना आरंभ किया गया। मतलब भारत राज सचिव के मध्य जो खर्च होना था, उस खर्च को भारत के राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया, तथा अन्य खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने के प्रावधान किए गए। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें सूचीबद्ध किया गया। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के थे उन्हें केंद्र सूची में रखा गया, और जो विषय प्रांतीय महत्व के, जो स्थानीय महत्व के थे, उनके लिए एक अलग सूची बनाई गई,
इसे हम बाद में राज्य सूची के रूप में उसे जाने। और केंद्र को अपनी सूचियों पर कानून बनाने और शासन करने का अधिकार दिया गया, तथा प्रांतों को अपनी सूचियों पर शासन करने और उस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पहली बार भारत में मतलब प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया, क्योंकि प्रांतों को भी अधिकार दिया गया कि प्रांत जो प्रांतीय सूची जो स्थानीय महत्व के विषय हैं उन पर वो कानून बनाए और उस कानून को लागू करने के लिए अधिकृत हों। तो इस प्रकार प्रांतों के ऊपर से केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। लेकिन इसे कहीं आप संघात्मक व्यवस्था, इसे फेडरल सिस्टम के नजदीक मत मानिएगा, क्योंकि प्रशासन का ढांचा अभी भी एकात्मक और केंद्रीकृत ही बना रहा। भारत इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए, अभी तक आप जानते हैं कि ये सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान आरंभ किया गया था 1909 के एक्ट में, जहां ये प्रावधान कर दिया गया था कि मुस्लिम उम्मीदवारों का निर्वाचन मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये ब्रिटिश सरकार ने ये प्रावधान डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत किया था, बांटो और राज्य करो की नीति के तहत किया गया था कि भारतीय समाज को इस तरह से बांट दो कि बंटके इतना कमजोर हो जाए कि हमारा एक सशक्त प्रशासन बना रहे, हमारा शासन एक शक्ति से स्थापित रहे। ये उनकी नीति थी और उसी नीति का विस्तार किया गया, जिस नीति का आरंभ किया गया था भारत शासन अधिनियम 1909 में, उसको और विस्तार दिया गया, उसे और विस्तृत बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जहां सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के सिद्धांत को और विस्तार देते हुए, जहां भी केवल मुस्लिमों के लिए प्रावधान किया गया था, अब इसमें सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल इंडियंस पर भी इसे लागू कर दिया गया, इसे विस्तृत कर दिया गया। मतलब ये प्रावधान किया गया इस समुदाय के जो सदस्य होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनका निर्वाचन इस समुदाय के सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से भारत को मतलब तोड़ने और अलग करने की एक ब्रिटिश सरकार की नीति इस कानून के माध्यम से आई थी। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। मतलब केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बाइकैमरल बनाया गया और केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदन जो बनाए गए, उसमें जो उच्च सदन था उसे राज्य परिषद कहा गया और जो निम्न सदन था उसे केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक बाइकैमरल विधायिका की स्थापना करने की शुरुआत की गई, कि को स्थापित करने का प्रावधान इस कानून के द्वारा किया गया। अगर आप देखें तो वर्तमान जो केंद्रीय विधायिका है, जिसे आप संसद कहते हैं, उसके 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। यकीनन यही स्थिति थी जो भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनी बनाया गया। इसे हम राज्यसभा कहते हैं। उसकी तुलना हम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो केंद्रीय विधान सभा केंद्रीय विधायिका को द्विसदनी बनाया गया था, जिसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है, तो राज्य परिषद से राज्यसभा की तुलना कर सकते हैं और केंद्रीय विधानसभा से की तुलना हम अब वर्तमान लोकसभा से कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधायिका को द्विसदनी बनाया गया। अब जो राज्य परिषद से उच्च सदन कहा गया था, जिसे आज वर्तमान में राज्यसभा कहा जाता है, तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 नियत की गई थी, 60 निर्धारित की गई थी। और चूंकि आप जानते हैं कि ये वो कानून था जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था, परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ 1892 में ही कर दिया गया था, जिसे 1919 में परोक्ष से हटाकर अब जनता खुद निर्वाचित करेगी। मतलब डायरेक्ट निर्वाचन का मतलब होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि जब जनता को खुद
निर्वाचन करने का अधिकार होता, मतलब मत देने का अधिकार होता। जनता खुद अपने मताधिकार का प्रयोग करती हो तो ऐसी प्रणाली को डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है या प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो राज्य परिषद के लिए जो 60 सदस्य थे, इन 60 सदस्यों में से 34 सदस्यों के लिए निर्वाचित किए जाने का प्रावधान किया गया और शेष जो सदस्य थे उनके लिए कह लीजिए कि 26 सदस्य वो नामांकित होते थे, उनका नामांकन, उनका मनोनयन किया जाता था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। जिस पर आप देख रहे हैं कि उच्च सदन में भी एक मतलब बड़ी संख्या सदस्यों की बड़ी संख्या का निर्वाचन होता था। मतलब 34 निर्वाचित होते थे और 26 जो है वो मनोनीत होते थे। इसी प्रकार जो निम्न सदन, जिसे केंद्रीय विधानसभा कहा गया, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 नियत की गई थी, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे तथा 41 सदस्य जो है वो नामांकित होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों की शक्तियां यकीनन बराबर थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था, मतलब सिर्फ केंद्रीय विधानसभा को था, जिसे केंद्रीय विधायिका का निम्न सदन कहा गया था। और यही प्रावधान भारत के वर्तमान संविधान में जो संसद को द्विसदनीय बनाया गया है उसमें भी यकीनन दिखाई देता है। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में भी जो धन विधेयक होता है उस पर पूरी तरह से शक्ति लोकसभा को दी गई है और बजट जो होता है वो धन विधेयक के रूप में ही पारित किया जाता है। तो बजट पर वर्तमान में लोकसभा का वर्चस्व होता है, लोकसभा का पूरा नियंत्रण होता है। ये प्रावधान हमको भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा भी दिखाई दे रहा है कि वहां जो केंद्रीय विधानसभा थी, जिसकी तुलना वर्तमान लोकसभा से की जाती थी, उसको वहां के जो जो उच्च सदन था, जिसे राज्य परिषद कहा गया था, तो राज्य परिषद की तुलना में केंद्रीय विधानसभा को बजट पर ज्यादा शक्ति प्रदान की गई थी। मतलब बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केंद्रीय विधानसभा को था, ये अधिकार राज्य परिषद को नहीं दिया गया था। तो वो अंतर आज भी दिखाई देता है जो भारत परिषद अधिनियम 1919 में दिखाई दे रहा था। अब 1919 के एक्ट की एक जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, वो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी। इस कानून के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया था। आप जान रहे हैं, मैंने बताया था कि मतलब जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे उनको सूचीबद्ध करके उन्हें कहा गया कि केंद्रीय विषय है। जो विषय स्थानीय महत्व के थे उन्हें सूचीबद्ध करके कहा गया कि ये प्रांतीय विषय है। तो केंद्रीय विषयों के बारे में तो नहीं, लेकिन प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया सुरक्षित विषय, आरक्षित विषय, रिजर्व विषय, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, इनको कहा गया था आरक्षित विषय। और दूसरा जो विषय जो एक कैटेगरी की गई, जो एक क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें दूसरा जो वर्गीकरण था उन्हें कहा गया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय का मतलब था जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करते हुए प्रांतीय विषयों को इन दो भागों में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत करते हुए उन्हें आरक्षित और हस्तांतरित विषय कहा गया। आरक्षित विषय उन विषयों कहा गया जिस पर शासन वायसराय अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों के माध्यम से करता था और ये सदस्य वायसराय के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इसका मतलब है कि आरक्षित विषयों में उन विषयों को शामिल किया गया जिस पर पूरा का पूरा होल्डअप, पूरा का पूरा अधिकार वायसराय का था। ये ऐसे विषय थे
जिस पर पूरी तरह से वायसराय का नियंत्रण था और जिन पर शासन वो अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों के माध्यम से करता था। दूसरा जो विषय था जिसे हस्तांतरित विषय कहा गया, जिसमें स्थानीय सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को शामिल किया गया था। तो हस्तांतरित विषयों पर मतलब ट्रांसफर्ड विषयों पर शासन वायसराय उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वो विधान परिषद के सदस्यों में से नियुक्त करता था। इसका मतलब है कि वो विधान परिषद के सदस्यों में से नियुक्त करता था और विधान परिषद में भारतीय भी शामिल थे और ये सदस्य वायसराय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ये सदस्य केंद्रीय विधानसभा विधान परिषद के प्रति, प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में शासन की दोहरी पद्धति को अपनाया गया और इसीलिए कहा जाता है इसे द्वैत शासन के रूप में, डायरेक्ची गवर्नमेंट के रूप में इसे जाना जाता है। अब इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई या शासन की दोहरी प्रणाली को अपनाया गया था, या दोहरी प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो जो भी सवाल पूछा जाए आप ये बताएंगे। ये प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक को आरक्षित विषय कहा गया, दूसरे को हस्तांतरित विषय कहा गया। आरक्षित विषय में से राजस्व, वित्त, न्याय और पुलिस जैसे विषय शामिल थे। हस्तांतरित विषय में स्थानीय सुशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी विषय शामिल थे। आरक्षित विषयों पर शासन गवर्नर जनरल उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वह खुद नॉमिनेट करता था, वो उसके अपने मातहत होते थे और उन विषयों पर गवर्नर जनरल का पूरा नियंत्रण होता था। जबकि जो हस्तांतरित विषय होते थे, जो ट्रांसफर विषय होते थे, उन पर शासन वायसराय उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वो विधान परिषदों के सदस्यों में से नियुक्त करता था और ये सदस्य वायसराय के प्रति उत्तरदायी न होकर, उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल न होकर, बल्कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो शासन की इसी दोहरी नीति को, इसी दोहरी प्रणाली को द्वैत शासन के रूप में, डायरेक्टी के रूप में जाना जाता है। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से द्वैत शासन आया। 1 अप्रैल 1921 से कैसे आया? क्योंकि आप जानते हैं कि 1919 में ये कानून बनके तैयार हुआ और इस कानून को लागू किया गया 1 अप्रैल 1921 में। इसी कानून के लागू होने के साथ ही निम्नलिखित प्रांतों में इस कानून को मतलब लागू कर दिया गया। जैसे बंगाल था, पंजाब था, मद्रास था, बिहार, मुंबई, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम में इसे आरंभ किया गया था। 1923 में बर्मा विधान परिषद अस्तित्व में आई। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमांत सीमा प्रांत की स्थापना हुई, तब उसे भी द्वैत शासन में शामिल कर लिया गया। द्वैत शासन के जन्मदाता लियोनिस कार्टिस था। उन्होंने अपनी पुस्तक डायरेक्टी में द्वैत शासन का वर्णन किया गया था। अब सवाल ये महत्वपूर्ण है, एक मतलब परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चीज है कि द्वैत शासन का जन्मदाता कौन था? हु इज द फादर ऑफ डायरेक्टी? लियोनिस कार्टिस जो है वो डायरेक्टी का मतलब जन्मदाता था और उसकी पुस्तक का नाम ही डायरेक्टी था। डायरेक्टी का मतलब ही होता द्वैत शासन। तो इसी पुस्तक में उसने 1919 में जिस द्वैत शासन को लाया गया उसका वर्णन किया गया है डायरेक्टी नामक पुस्तक में कि आरक्षित विषय क्या होंगे, हस्तांतरित विषय क्या होंगे, आरक्षित विषयों पर किसका नियंत्रण होगा, हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन कैसा किया जाएगा, आदि के बारे में एक विस्तृत प्रावधान लियोनिस कार्टिस के द्वारा अपने डायरेक्टी नामक पुस्तक में किया गया है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया, जिसके अनुसरण में 1926 में, हालांकि 1923 और 24 में इस प्रावधान पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक ली आयोग का गठन किया गया था और ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1926 में भारत में पहली बार केंद्रीय सेवाओं में
नियुक्ति चयन के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि भारत में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठित करने का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा, किस कानून के द्वारा किया गया। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1926 में पहली बार एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त जो प्रावधान इसके द्वारा किए गए, भारत राज सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। हालांकि ये प्रावधान पूरी तरह से महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान जो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जो लाया गया प्रशासन में, वो भारत शासन के 1935 में, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी और ये अधिकार भारत राज सचिव को दिया गया था। भारत राज सचिव जो है वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार, इस कानून के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्तियों कर को आधार बनाया गया और मताधिकार 10% जनसंख्या तक विस्तृत कर दिया गया, उसका विस्तार कर दिया गया। इस कानून के द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने का प्रावधान किया गया और प्रांतों को अपने दायरे में रहते हुए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब इस एक्ट की जो विसंगतियां थी उसके बारे में तथा अगला जो कानून बन के आना था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में बनकर आया, उस कानून को बनाने में भारत में जो भारत की परिस्थिति थी उस समय, उस परिस्थितियों का अवलोकन करके ये बताना था कि भारत में किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है, किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। इस पर सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में एक कमीशन का गठन किया गया जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन एक 7 सदस्यीय आयोग था। वर्ष 1919 का एक्ट को पारित करते समय ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष पश्चात वो भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा का प्रावधान किया गया था, मतलब समीक्षा करेगी, इस तरह का प्रावधान किया गया था। किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधि आयोग था और इसके 7 सदस्य थे तथा सभी सदस्य श्वेत थे, ब्रिटिश नागरिक थे और इसी विधि आयोग को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन क्यों लाया गया? ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारतीयों की मांग के अनुसार शासन में जल्द से जल्द सुधार लाने के उद्देश्य से आयोग की नियुक्ति समय से पूर्व की गई थी, परंतु वास्तविक कारण कुछ और ही थे। ब्रिटेन की लिबरल सरकार उस समय भारत में आयोग भेजना चाहती थी, जबकि देश में सांप्रदायिक दंगे जोरों पर थे और भारत की एकजुटता नष्ट हो चुकी थी। सरकार चाहती थी कि आयोग भारतीयों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में बुरा विचार लेकर लौटे। इंग्लैंड में आम चुनाव 1929 में होने वाले थे। लिबरल दल को हार जाने का भय था। वे यह नहीं चाहते थे कि भारतीय समस्या को सुलझाने का मौका मजदूर दल को मिल सके को दिया जाए, क्योंकि उनके हाथ में वो साम्राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं समझते थे। जो लिबरल दल थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी। स्वराज दल ने सुधार की जोरदार मांगे की थी। कीथ के अनुसार भारत ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवा आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र एक राजकीय आयोग की नियुक्ति करना उचित समझा था।
भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसे इस नाम से भी जाना गया था, इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया था, और इसे विधि आयोग के नाम से भी जाना गया था। इस आयोग में 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में जॉन साइमन जो लिबरल पार्टी के सदस्य थे, मिस्टर बाथम कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, स्टेथ कोना कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, लेन फॉक्स कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, कैडेगन कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, एटली लेबर पार्टी के सदस्य थे, और 7वें सदस्य वर्नो हार्टसोन लेबर पार्टी के सदस्य थे। तो ये 7 सदस्यीय आयोग जो साइमन आयोग के रूप में चर्चित हुआ, इसमें जॉन साइमन, मिस्टर बॉथम, स्टेथ कोना, लेन फॉक्स, कैडेगन, एटली, ब्रोनो हार्टसोन, ये 7 सदस्यीय मतलब आयोग था। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह प्रजाति विभेद, यह एक नस्ली विभेद का एक जीता जाता उदाहरण था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। इसे श्वेत कमीशन, इसे गोरों के कमीशन की संज्ञा दी। आयोग ने जानबूझकर भारतीयों से शामिल न करके उनके आत्मसम्मान को आहत किया। देखिए, इसमें एक ब्रिटिश सरकार की स्ट्रेटजी थी। वो भारतीयों को अपमानित करने का अवसर कभी नहीं चूकते थे। जहां भी उनको मिलता था, वो भारतीयों को अपमानित करने का उपक्रम ढूंढ लेते थे, और उसी अपमानित करने के क्रम में ये भी एक उनका एक षड्यंत्र था कि साइमन कमीशन में बताइए कि सारा काम भारतीयों के लिए किया जाना है और उसमें कोई भारतीय ही न शामिल हो। भारत में किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, ये बताने के लिए कोई भारतीय ही ना हो उस कमीशन में। तो ये सोची समझी रणनीति थी कि ताकि भारतीयों को अपमानित किया जा सके। तो आयोग ने जानबूझकर भारतीयों को शामिल न करके उनके आत्मसम्मान को आहत किया। इसलिए कांग्रेस ने हर चरण में, हर रूप में आयोग के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। केवल कांग्रेस से नहीं बल्कि भारत के सभी दलों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया था। अन्य दलों, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि सभी ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया, किंतु मुस्लिम लीग में कमीशन के विरोध के प्रश्न पर फूट पड़ गई थी। मुस्लिम लीग में कुछ लोग चाहते थे कि समर्थन किया जाए, चूंकि कांग्रेस का विरोध करते थे। कांग्रेस चूंकि इसका समर्थन कर रहा था, इसलिए उसमें कुछ लोगों का मानना था कि साइमन कमीशन का के पक्ष में बात की जाए, लेकिन मेजोरिटी इस बात में थी, मुस्लिम लीग में भी मतलब बहुमत इस पक्ष में था कि उसका विरोध किया जाए। और आप जानते हैं कि लाहौर में इसी कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय द्वारा जो एक आंदोलन, जो एक कह लीजिए कि विरोध का आंदोलन आरंभ किया गया था, उसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें लाठियों से प्रहार किया गया था, जिसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने अपने मृत्यु से पहले कहा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मेरे शरीर पर उनके द्वारा प्रहार की गई हर लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा, और आगे चलकर वही सिद्ध भी हुआ। तो इस प्रकार किस कदर इसका विरोध किया गया था और उस विरोध को किस नृशंसता के साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबाया गया था। जिन्ना जहां कमीशन के विरोधी थे, वहीं मोहम्मद सरकी के नेतृत्व में लीग का एक बड़ा धड़ा कमीशन को सहयोग देने के पक्ष में था। जस्टिस पार्टी जो मद्रास की थी, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब की थी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अंबेडकर द्वारा संचालित, और हरिजनों के कुछ संगठनों ने भी साइमन कमीशन का सहयोग किया था। 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा। लाहौर में कमीशन का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर लाला लाजपत राय ने किया, और यही उनकी मौत हो गई थी। लखनऊ में कमीशन का विरोध पंडित गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पटना, कलकत्ता, मद्रास और अन्य जगहों पर साइमन विरोधी नारे लगाए गए और उसका विरोध का इजहार किया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी, उनमें प्रमुख
बिंदु इस प्रकार थे। इसमें कहा गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया जाए, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाए, गवर्नर एवं गवर्नर जनरलों के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। इसने भारतीयों में मताधिकार के विस्तार की बात कही थी। यह सिफारिश की गई कि कम से कम 10% भारतीयों को मताधिकार का अधिकार दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार एवं मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। भारतीय विषयों पर विचार विमर्श के लिए काउंसिल बनाने और ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को स्थान देने की सिफारिश भी इस कमीशन में की गई थी। संघ शासन को स्थापित करना, भारत में संघात्मक प्रणाली की स्थापना करने के संबंध में भी सुझाव इस कमीशन में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत जहां तक संभव हो सके अपने क्षेत्र में स्वामी हो। इस संघ में ब्रिटिश भारत के समस्त प्रांत और समस्त भारतीय देशी रियासतों को शामिल करने के बारे में सुझाव दिया गया था। इस कमीशन की रिपोर्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को का पूर्ववत जारी रहने के बारे में सुझाव दिया गया था। केंद्रीय क्षेत्र में अंतर्दायी शासन, किंतु कमीशन का विचार केंद्र में सदैव के लिए अनुत्तरदायी सरकार बनाए रखने का नहीं था। प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए, इस प्रकार का सुझाव आयोग के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे प्रावधान किए गए थे साइमन कमीशन के द्वारा, साइमन आयोग के द्वारा ये सारे प्रावधान दिए गए थे। इसी प्रकार 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व है। इस पर मुख्य परीक्षा में टिप्पणी लिखने को आता है कि नेहरू रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वो शब्दों का उल्लेख किया क्या होता है, कितने शब्दों में आपको लिखना होगा। अगर आप इसके बारे में जान रहे होंगे तो ठीक से इसको आप शब्द सीमा के अंतर्गत लिख सकेंगे। भारत राष्ट्र सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को ऐसा संवैधानिक मसविदा तैयार करने की चुनौती दी जो सभी दलों द्वारा स्वीकार्य हो, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय नेहरू समिति को गठित किया। एक कमेटी गठित की गई और उस वो कमेटी 10 सदस्य थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में जो प्रमुख सिफारिश की गई थी, प्रमुख सुझाव दिया गया था, जिसमें पहली बात कही गई थी भारत एक डोमिनियन या औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। भारत को एक डोमिनियन, जिसे हिंदी में औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। यहाँ डोमिनियन का मतलब अगर समझ पा रहे हो तो डोमिनियन का तात्पर्य है कि भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाए, भारत को स्वतंत्रता दी जाए, वो अपने देश संप्रभु हो, लेकिन औपचारिक रूप से, सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से अभी भी भारत का अध्यक्ष कौन होगा? जो यूके का अध्यक्ष होगा, जो यूके का राजाध्यक्ष होगा। कहने का मतलब वहां का सम्राट है, साम्राज्ञी। तो ऐसी स्थिति को डोमिनियन स्टेटस कहा गया। नेहरू रिपोर्ट में पहला सुझाव दिया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए, औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस समिति में जो दूसरी बात कही गई थी, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना हो। तीसरी बात इसमें कही गई थी, कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो, मतलब केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। तीसरी बात इसमें कही गई थी कि समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए। और अगली बात इसमें जो सिफारिश की गई थी, भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए तथा अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित मानी जाए। अगली जो सिफारिश थी, सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो, निर्वाचन सदस्य मताधिकार के आधार पर हो, सदस्यों का निर्वाचन
वो मताधिकार के आधार पर हो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोई राजधर्म नहीं होगा, मतलब साफ संकेत था कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। पुरुष और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव शामिल था। नेहरू रिपोर्ट में किसी भी समुदाय के लिए अलग मतदाताओं या अल्पसंख्यकों के लिए वेटेज का अधिभार का कोई प्रावधान नहीं था। नेहरू समिति में जो सदस्य थे उनके नाम जो थे वो मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम, सुआब कुरैशी, एम.एस. अणे, एम.आर. जयकर, जी.आर. प्रधान, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, एम.एन. जोशी इस समिति के प्रमुख सदस्यों में शामिल थे। तो 10 सदस्य थे और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष थे, जो 11वें सदस्य आप कह सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख सुझाव जिस पर मैंने अभी विस्तृत चर्चा किया। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें तथा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंच पाए। ठीक है भाई, थैंक यू।